बेवफा न तू समझना कि प्यार है तुम्ही से मुझे, हो किस्मत में जो मिलन न हो कैसे मिल पाऊँ तुझे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रहे होंगे। इसीलिए कहता हूँ आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। आइए, आज का सेशन है करंट अफेयर्स। आज इसकी समझ, आज अपना लोग आगे इन वीडियो को आइए देखते हैं, समाप्त करते हैं फटाफट। आपकी समस्या जो है, समस्या को आज फिनिश कर देना है। अब आइए देखते हैं अपना सब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। आइए देखते हैं अपना सब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो आइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया जाता है 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कितने क्षेत्रों में? ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 ईस्वी में 2024 ईस्वी में 19 बालकों को यह पुरस्कार दिया गया। 2024 ईस्वी में 19 बालकों को यह पुरस्कार दिया गया। कितने बालकों को? अब इनमें से 19 बालकों को दिया गया। इस 19 बालकों में एक बिहारी भी है। एक आपको बिहारी भी है, जिसका नाम है आपको एमडी हुसैन। क्या नाम है? एमडी हुसैन। एमडी हुसैन जो है, ये आपको बिहारी है। ये कहाँ है? ये बिहारी है। ये क्या है? बिहारी है। इसे आपको दिया गया 2024 ईस्वी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसलिए कि मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बिहार में जो भी एग्जाम होंगे, जो भी पेपर होंगे, उनके लिए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए करके इसको ध्यान में रखिएगा। कि कहेगा 2024 में किस बिहारी को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? एमडी हुसैन। अब आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन है कि ये एमडी हुसैन बिहार के किस जिले के हैं? ये जो है बिहार के किस जिले के हैं? ये आपको पहला प्रश्न यहीं पे हो गया। समझ गए ना? ये पहला प्रश्न आप लोग खुद दीजिएगा, लिखिएगा। तो कुछ काम आप करिए, कुछ काम हम करेंगे। सब काम हम ही नहीं करेंगे। आपका जिंदगी है ना, तो आपको भी हाथ पांव चलाना पड़ेगा हमारे साथ। आपको नहीं फुर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम तो समझा रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं ना। तो वैसे वैसे कीजिए और देखिए, कोई भी एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना सब। आइए अब देखते हैं, एक रिपोर्ट अभी जारी हुआ है, पासपोर्ट। आइए विभिन्न देशों के जो है ना पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग। देखिए हेडिंग नहीं है, विभिन्न देशों की पासपोर्ट, विभिन्न देशों की
विभिन्न देशों की पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2024 जारी हुआ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसको बोलते हैं पासपोर्ट वैश्विक इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है रैंकिंग, मतलब होता है इंडेक्स। रैंकिंग मतलब क्या होता है? इंडेक्स। इंग्लिश शब्द हुआ इंडेक्स, हिंदी शब्द हुआ क्या? रैंकिंग हुआ। हिंदी शब्द क्या हुआ? हिंदी शब्द रैंकिंग हुआ। अब ये देखते हैं, तो हम बताए कि कोई भी रैंक या कोई भी इंडेक्स पढ़ने से पहले ये देखना है कि वो इंडेक्स किसने जारी किया, किसने जारी किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जारीकर्ता। देखते हैं किसको देखते हैं? जारीकर्ता को देखते हैं। आइए जारीकर्ता, तो ये इंडेक्स आपको जारी किया हेलेने। हेलेने जो है ना, हेलेने एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स, पार्टनर्स, हेनले एवं पार्टनर्स लिख सकते, सॉरी। आइए हेनले एंड पार्टनर्स ये जारी करता है, ये जारी करता है। ये कहता है हेलेने एंड पार्टनर्स जो है ये आपको जो है ना पासपोर्ट, कहता है ना, और पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग जारी करता है। कौन? हेलेने एंड पार्टनर्स। ये आपको ये रिपोर्ट जारी करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2024 ईस्वी में, 2024 ईस्वी में टोटल जो है 199 देश का जो है रिपोर्ट शामिल किया गया। मतलब इस रिपोर्ट में टोटल 199 देशों को जो है ना शामिल किया गया। अब इसमें देखते हैं शीर्ष पर कौन सा देश रहा और अपना भारत की कौन सा स्थान रहा, ये दोनों चीज देखेंगे। आइए शीर्ष देश, शीर्ष देश, तो शीर्ष देश आपको जापान, कौन? जापान, सिंगापुर, और अपना भारत का स्थान रहा मेरे बच्चों 80वां स्थान रहा। भारत का कितना स्थान रहा? भारत का जो है ना ये भारत का स्थान 80वां। मतलब पासपोर्ट, मतलब एक बार समझते हैं ये पासपोर्ट किस देश की पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, किस देश की पासपोर्ट कितना मजबूत है, वही ये इंडेक्स सूचित करता, वही ये इंडेक्स बताता है कि किस देश की पासपोर्ट कितना मजबूत है, वही ये डिसाइड करता है। आइए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है? ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब ये 2024 में कितने बालकों को दिया गया? 19 बालक को दिया गया। इसमें से अपना बिहारी कितना था? एक। वो कौन है? MD हुसैन। और जो भी अब आप लोग को बताना कि ये बिहार के किस जिले के हैं। अब आइए देखता विभिन्न देशों की पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2024, और ये रैंकिंग जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। ये दोनों ने मिलकर के ये रिपोर्ट जारी करता है। इस वर्ष 199 देशों को शामिल किया गया। इसमें शीर्ष मतलब प्रथम पढ़ा आपको जापान, सिंगापुर और इसमें है, और भारत का स्थान अपना कैमा रहा? 80वां स्थान रहा। अब आइए आप लोग समझ गए होंगे भली भांति, तो इनका आप लोग सबसे पहले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। आइए अब आगे अपना सब देखते हैं।
आगे अपना सब देखते हैं। चिंता मत कीजिए। अब देखते हैं अपना सब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हेडिंग बनाइए प्रधानमंत्री आइए अब अपना सब देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आइए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इस योजना की शुरुआत हुआ 22 जनवरी 2024 ईस्वी को। शुरुआत इसकी शुरुआत हुआ 22 जनवरी 2024 ईस्वी को। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है मेरे बच्चों? इस योजना का उद्देश्य है कि 1 करोड़ घरों में सौर प्लेट या सौर ऊर्जा का जो है ना प्लेट लगाना। इसका उद्देश्य है कि देखिएगा, इसका उद्देश्य है कि इसके तहत घरों में सोलर पैनल लगाने का जो है ना, देखिए इसके तहत जो है ना, इसके तहत 1 करोड़ घरों में 1 करोड़ घरों में सोलर 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का जो है ना लक्ष्य है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसके तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य, मतलब इससे क्या होगा, बिजली दर में अब मतलब महंगा बिजली दर है? अगर महंगा बिजली दर है, गरीब है, वो कहाँ से बिजली भर पाएगा? तो चलो हम ऐसा व्यवस्था कर देते हैं कि आपको बिजली दर की जो है समस्या समाधान हो जाएगा। मतलब सोलर पैनल मतलब सौर प्लेट, हाँ सौर प्लेट लगा देंगे, इससे बिजली जो जनरेट होगा अपना यूज कीजिए। तो प्रश्न पूछेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? इसके तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल मतलब सौर प्लेट लगाना सौर प्लेट लगाना। इसका लक्ष्य है कितना? सौर प्लेट लगाना। अब आइए आगे जो है इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 ईस्वी को किया गया। अब आइए एक उद्देश्य, इसका यही उद्देश्य है, लेकिन इस योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। लिख लीजिए, इस योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है। कौन? जम्मू एंड कश्मीर है। कौन? इस योजना को लागू करने वाला। अब आइए, अब आगे देखते हैं अपना क्या देखेंगे अब आगे। अब आइए, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया। कौन? नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया कि कहा भारत 9 वर्षों में जो है ना 24.82 करोड़ लोग जो है ना गरीब से मुक्त हुआ है। आइए विगत 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग जो है ना
बहुआयामी बहुआयामी निर्धानता से बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकला है, बाहर निकला है। ये रिपोर्ट किसने जारी किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। क्या विगत नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया। क्या रिपोर्ट जारी किया कि का विगत मतलब पिछले 9 वर्षों में भारत से 24.82 करोड़ लोग जो है ना बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकला है। ऐसा रिपोर्ट किसने पेश किया? तो नीति आयोग ने ऐसा रिपोर्ट पेश किया मेरे बच्चों। अब ये प्रश्न पूछेगा, हाल ही में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो है, हाल ही में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के कितने लोग बहुआयामी निर्धनता मतलब होता है गरीबी से बाहर निकला है? तो 24.82 किलोमीटर करोड़ लोग बाहर निकले हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपना सब। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप लोग को ज़्यादा भूख वैसे करने वाला समस्या समाधान हो गया है। आइए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं अपना सब। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। जब नीति आयोग का बात आया है तो आइए नीति आयोग पर थोड़ा सा डिबेट तो मैं जरूर करूंगा। नीति आयोग मेरे बच्चों, नीति आयोग की स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। किसकी स्थापना हुआ? नीति आयोग का। अब ये नीति आयोग का पूर्व नाम, इसके पूर्व नाम है योजना आयोग। क्या नाम है? योजना आयोग। अब आप लोग खुद बताइएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्योंकि हम अब आएंगे। नीति आयोग का मतलब NITI ये होता है नीति। अब नीति का फुल फॉर्म समझिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म मेरे बच्चों लिख लीजिएगा। मैं बता दिया हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, लिखिएगा। आपका काम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म हुआ। अब ये नीति आयोग के अध्यक्ष देखिए, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है किसका? इसका अध्यक्ष। तो अभी बताइएगा वर्तमान प्रधानमंत्री, जब इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तो वर्तमान में इसका नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। हाँ, तो आप लोग बताइएगा तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? मैं पिछले वाला वीडियो में बताया हूँ। इसका उपाध्यक्ष कौन है आप लोग बताइए। उपाध्यक्ष एक हम तो एक आप, एक हम बताए थे एक आप बताइए, तब तो जा करके आपकी पढ़ाई पूरा होगा ना। हर एक चीज तीसरे पढ़िएगा। तो आप बताइए कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? आप अपना कॉपी में भी लिखिएगा और हमारे कमेंट में भी आंसर दीजिएगा, ठीक ना। अब आइए आगे अपना सब चलते हैं, कुछ बात को ध्यान में रखते हैं। आइए अब आइए राष्ट्रीय बाल विकास दिवस।
राष्ट्रीय बाल विकास दिवस, अगला ही देखिएगा, राष्ट्रीय बाल विकास दिवस। राष्ट्रीय बाल विकास दिवस मेरे बच्चों 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बाल दिवस 24 जनवरी को। अब आइए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आइए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आइए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आइए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से मेरे बच्चों 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी मेरे बच्चों जनवरी माह का जितने भी महत्वपूर्ण दिवस था मैंने आपको रिकॉल करवा दिया, एक साथ करवा दिया, क्योंकि मैं पीछे कई दिनों से वीडियो में 1-2 करके दिवस लाता हूं। और अभी बताएं कि राष्ट्रीय बाल विकास दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अपना सब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब आइए फिर से आगे। इसी प्रकार से आपको पिछला कक्षा का भी रिवाइज कराएंगे और आगे चलेंगे। अब भूख की समस्या भी समाधान हो गया है मेरे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। आइए अब आइए अपना सब कुछ देखते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। किसके बारे में? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। चंद्रयान 3 को जो है ना, इसको 1 मिनट, रुक जाइए। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आइए सबसे पहले चंद्रयान 3 जो है ना, इसका परीक्षण जो है, चंद्रयान 3 का परीक्षण किया गया 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। इसका परीक्षण किया गया 14 जुलाई 2023 ईस्वी को मेरे बच्चों। इनका परीक्षण किया है। किसका परीक्षण किया गया? चंद्रयान 3 का। अब ये देखते हैं मेरे बच्चों, चंद्रयान 3 का परीक्षण किया गया आपको 14 जुलाई 2023 ईस्वी को इसका परीक्षण किया गया। अब देखते हैं इसका परीक्षण केंद्र। इसको परीक्षण किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब मेरे प्यारे बच्चों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 ईस्वी को परीक्षण किया गया। तो आप लोग बताइए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? किस
राज्य में स्थित है। ये आप लोग क्यों कि मैं पिछले वीडियो में सतीश धवन के बारे में बता चुका हूँ कि सतीश धवन कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये चीज तो मैं बता दिया हूँ। तो अब आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो में आप बताइए कि सतीश धवन कहाँ किस राज्य में स्थित है। अब आपका बारी है और आप जवाब दीजिए। अब आइए, अब देखते हैं परीक्षण यान, मतलब किस यान के द्वारा चंद्रयान 3 को परीक्षण किया गया। आइए, इसका परीक्षण यान मतलब किस यान ने इसको जो है चंद्रमा के धरती पे ले गया, वो है आप तो इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण केंद्र। इसे LVM3M4 लॉन्च व्हीकल Mark 4 ये यान का नाम है। इन्हीं के द्वारा चंद्रयान 3 को परीक्षण किया गया। कहाँ से? सतीश धवन केंद्र से। लेकिन एक बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, और ये चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये इसको स्थापित किया गया। कहाँ? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया। क्योंकि जैसे मान लेते हैं चंद्रमा है, ध्यान दीजिए, जैसे ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा का मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये चंद्रमा का मान लीजिए साउथ पोल, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। तो मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक विश्व के कोई देश अपना यान यहाँ पर नहीं उतारा है, लेकिन भारत ये विश्व का पहला देश बन गया कि जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान को उतारा। तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। विश्व का कौन सा देश बन गया? पहला देश बन गया। वैसे तो चंद्रमा के धरती पर रूस, अमेरिका, चीन भारत से पहले जा चुका है, लेकिन वैसे अगर कहे तो चंद्रमा के धरती पर भारत से पहले चीन हो गया, रूस हो गया और अमेरिका भारत से पहले जा चुका, और चंद्रमा की धरती पर जाने वाला भारत विश्व का चौथा देश, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत पहला देश। आइए अब लिखते हैं अपना सब यहाँ पे इसके बारे में। आइए, चंद्रमा क्या लिखेंगे? चंद्रमा लिखेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले विश्व का पहला देश भारत बन गया है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर केवल, वैसे तो चंद्रमा के धरती पे जाने वाले भारत विश्व का चौथा देश है। लिखिए, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा के धरती पर जाने वाले विश्व का चौथा देश है। विश्व का चौथा देश है। विश्व कौन सा देश है? चौथा देश है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रयान 3 देखिए। चंद्रयान 3 का परीक्षण किया गया 14 जुलाई
23 ईस्वी को। कहाँ से परीक्षण किया गया? परीक्षण केंद्र कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब ये किस राज्य में स्थित है, ये आप इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। और परीक्षण यान है LVM-3, इसका फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 4 यान से चंद्रयान 3 को ले गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले विश्व का पहला देश भारत बन गया है। लेकिन अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा के धरती पर जाने वाला विश्व का चौथा देश, मतलब भारत से पहले सबसे पहले कौन गया था? अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन और उसके बाद कौन गया? भारत गया है। तो इतनी कहानी को आप तो सुन लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। VVI आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें और अधिक कहानी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, तब इसका और कहानी सुनाऊंगा हम आगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो अब आइए आगे की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आइए आइए अब आगे की कहानी क्या है वो थोड़ा सा इसमें सुनिए। अभी आगे की कहानी इसमें यह है कि थोड़ा सा पानी भी ले लीजिए। अब आइए 23 अगस्त को देखिएगा। चंद्रयान 3। अब इसकी कहानी खत्म नहीं हुआ। अब इसकी कहानी क्या हुआ कि जब 14 जुलाई 2023 ईस्वी को इसको तो परीक्षण किया गया, परीक्षण किया गया। लेकिन ये परीक्षण करने के बाद ये सीधे तुरंत नहीं चला ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चक्कर लगाते 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 और ये अपना मिशन को पूरा किया 23 अगस्त 2023 ईस्वी को। मतलब देखिए जुलाई अगस्त, मतलब कि जुलाई में परीक्षण किया गया और 23 अगस्त 2023 ईस्वी को ये अपने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा गया। तो 23 अगस्त 2024 ईस्वी को जो है ना दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था। तो इसी लेकर के अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक कहानी मैं फिर सुनाता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसी लेकर के अपना सब एक बात देखिएगा, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2023 से देखिएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा हो चुका है। कि अब देखिए भारत अभी ये घोषणा हुआ है, पहली बार 2024 में मनाएंगे, क्योंकि 23 अगस्त को जो है ना, जैसे 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को परीक्षण किया गया, तो तब से ये चक्कर लगाते लगाते और 23 अगस्त
23 ईस्वी को ये अपने दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ इसको लैंडिंग होना था, वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग कर गया, तब जाकर मिशन हमारा पूर्ण रूप से सफल हुआ। जब हमारी मिशन पूर्ण रूप से सफल हो गया, अपने लक्ष्य को पा लिया, तब जाकर के हम लोग 23 अगस्त को जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किए हैं। और पहली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 में ही मनाएंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन बनता है, ये तो अपना हुआ, ये कहानी हुआ। अब एक कहानी है कि चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले किसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। अब आइए 20 जुलाई 1969 ईस्वी को है, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार मानव ने चंद्रमा की धरती पे कदम रखा। वो रखने वाला है नील आर्मस्ट्रांग ने। आइए, नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा के धरती पे कदम रखा था। तो मानव ने पहली बार चंद्रमा के धरती पे जाने वाला। हाँ, एक बात समझिएगा, चंद्रमा के धरती पर वायुमंडल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रमा की धरती पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज नहीं सुन पाता है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन चंद्रमा पे वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए कि वहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज नहीं सुनता है। तो चलिए, ये बात तो आपको कहानी सुना दी है। अगर एक बात और कान सुन लीजिए, अगर आप इस धरती पे आप 60 केजी के हैं, तो वहाँ चंद्रमा के धरती पर 1/6 भाग हो जाइएगा। अगर कटेगा तो आप 10 केजी का हो जाइएगा चंद्रमा के धरती पे। कितना केजी का? 10 केजी का। अगर आप पृथ्वी के सतह पे 24 केजी का है, तो 1/6 भाग, तो 6 4 केजी का चंद्रमा के धरती पर हो जाइएगा। हाँ, एक बात और है, अगर आप पृथ्वी के सतह पे 6 फीट जंप करते हैं, तो इसका 6 गुना चंद्रमा के धरती पर हो जाएगा, तो 36 फीट। यहाँ पे 6 फीट और चंद्रमा पर 36 फीट दोनों बराबर है। समझ? अगर आप यहाँ पे 4 फीट जंप कर रहे हैं, तो चंद्रमा पे 4 गुना 6 कर दीजिए, तो 6 24 फीट हो जाएगा चंद्रमा के धरती पे जंप कीजिएगा। मतलब ये सब आपका एक कहानी हुआ। एक बात और समझ लीजिए, नील आर्मस्ट्रांग साहब ये अमेरिकी अंतरिक्ष है, और ये जो है, और ये नील आर्मस्ट्रांग साहब चंद्रमा के धरती पर जहाँ कदम रखा उसका नाम है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। नील आर्मस्ट्रांग साहब ने जहाँ चंद्रमा के धरती पर कदम रखा उस स्थान का नाम है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। चलिए, आप स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे अपना सब चलते हैं। चलिए, आइए मिटाते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपका एक कुछ कहानी सुनाए, और उसके बाद फिर अब आगे चलते हैं, अपना सब फिर आगे चलते हैं। आइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। आइए, मेजर ध्यानचंद, क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है हाल ही में दिया गया, अभी दिया गया, समझ गए? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में 2 व्यक्ति को दिया गया। कितने व्यक्ति को दिया गया? 2 व्यक्ति को दिया गया हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक व्यक्ति का नाम है श्री
चिराग, श्री चिराग चंद्र सेठी, श्री चिराग चंद्र सेठी, श्री चिराग चंद्रशेखर होगा, श्री चिराग चंद्रशेखर, श्री चिराग चंद्रशेखर सेठी, कौन? सेठी। अब ये अब दूसरा व्यक्ति हो गया, कौन? दूसरा व्यक्ति हो गया श्री रैंकी रेड्डी, श्री रैंकी रेड्डी सात्विक साई राज। ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में कितने 2 व्यक्ति को दिया गया है? श्री चिराग शेखर सेठी, श्री रैंकी रेड्डी सात्विक साई राज। ये दोनों बैडमिंटन खेल खेलता है, ये दोनों किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन कौन? बैडमिंटन दोनों खेल खेलता है। कौन खेल खेलता है? बैडमिंटन खेल दोनों खेलता है। तो क्वेश्चन कैसे, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। कौन? मेजर ध्यानचंद। इसका पूर्व नाम, इस खेल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका पूर्व नाम है। और इसमें इनामी राशि 25 लाख है। कितना लाख दिया जाता है? इनाम की राशि 25 लाख इनाम दिया जाता है। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत के राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी है। अब आइए, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो उड़ीसा के अंतर्गत है। अब आप लोग बताइएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब से हुआ? इस पुरस्कार का इसका स्थापना कब हुआ? ये आपका क्वेश्चन है, आप अपना कॉपी में भी लिखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में भी आंसर दीजिएगा। और चलिए इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं अपना सब। आइए लिख लिए होंगे आप लोग। ये सब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे बच्चों, और ये सब अच्छा से लिखिए, रिवाइज कीजिए, मजा आएगा। इसी प्रकार से आप अपना समस्या समाधान कीजिए, टेंशन मुक्त रहिए। इसीलिए कहता हूं ना, भागो नहीं भगाओ। अब ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी जवाब दीजिए, कुछ हम भी आप लोग से पूछ रहे हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय, तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन अजय किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन अजय। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेशन अजय जो है, मतलब ऑपरेशन से संबंधित एक प्रश्न रहता है
इसीलिए कहा ये दूसरा ऑपरेशन है। इससे पहले एक ऑपरेशन हम का इससे पिछले वाला वीडियो में बताए थे। इस प्रकार से एक एक ऑपरेशन का भी प्रश्न आपके हम लेकर के आएंगे। ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या हुआ कि इजराइल हमास अभी संघर्ष हुआ, तो इजराइल हमास में अभी जो संघर्ष हुआ और वहाँ पर हमारा भारतीय नागरिक जो फंसा हुआ था उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया था। अभी हाल ही में देखिएगा इजराइल एवं हमास इजराइल एवं हमास इजराइल एवं हमास युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया था। समझ गए? तो ऑपरेशन प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, इजराइल हमास युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो ऑपरेशन अजय किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसका यही है। अब आइए देखते हैं जनवरी 2024 में एक तूफान आया। कौन आया? एक तूफान आया। तो आइए एक तूफान आया, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब लेंगे। अब ये देखते हैं, अभी देखते हैं चक्रवात आया था अलवारो चक्रवात या तूफान भी बोल सकते, चक्रवात बोलिए। ये आया आपको जनवरी 2024 ईस्वी में आया। देखिए 24 का पढ़ा रहा हूँ करंट, कितना ताज़ा करंट पढ़ा रहा हूँ, समझ गए ना? इसलिए के तो आइए, तो अलवोरा चक्रवात या तूफान ये जनवरी 2024 ईस्वी में आया और ये प्रभावित किया। देखिए ये मतलब ये आया ना, ये हिंद महासागर में आया। ये कहाँ आया? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में है। कहाँ आया? हिंद महासागर। ये प्रभावित, ये जो है ना, ये देखिएगा, ये मेडागास्कर को प्रभावित किया, मेडागास्कर तट को प्रभावित किया, मेडागास्कर तट को प्रभावित किया था। अब देखते हैं इस चक्रवात का नामकरण, मतलब इसका नाम किस देश ने दिया? इसका नामकरण क्या? मोजाम्बिक देश ने किया। इसका नामकरण मोजाम्बिक देश ने किया। कौन देश का? मोजाम्बिक देश ने किया। अब बताइएगा कि कहेगा अलवारो ये क्या है? ये चक्रवाती तूफान है। ये कब आया? जनवरी 2024 ईस्वी में आया। किसको प्रभावित किया? मेडागास्कर तट को। कहाँ आया? हिंद महासागर में। इसका नामकरण किस देश ने किया? मोजाम्बिक ने इसका नामकरण किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका राजधानी क्या है? मोजाम्बिक का राजधानी क्या है? ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कल के हे गंगा में आज डूबै छियै, कल के हाथ पैर लारा बउआ जी जे भाव बच जे भाव तो
तो ऐसी लेकर के तो आप भी हाथ तो चलाइए, आप भी अपना दिमाग चलाइए, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी जवाब दीजिए और अपना कॉपी में भी लिखिए, समझ गए ना। तो अब आइए, तो इस चीज़ के बारे में आइए, हिंद महासागर। अब ये मात्र एक ऐसा महासागर है जिसका भारत देश के नाम पर नाम इसका है। जैसे हिंद मतलब हिंदुस्तान, आइए इसी लेके इसका नाम। ये मेडागास्कर द्वीप जो है ना, ये इसी के अंतर्गत, हिंद महासागर के अंतर्गत है। ये मेडागास्कर एक द्वीप है और इस पे जो देश है मेडागास्कर देश भी है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं अपना सब, फिर आगे कहानी देखते हैं अपना सब। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब अपना सब आगे चलते हैं, आगे कहानी देखते हैं। आइए देखते हैं विंग्स इंडिया, विंग्स, 1 मिनट, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आइए देखते हैं अपना सब विंग्स इंडिया, विंग्स इंडिया, विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024। अब आइए, इसका आयोजन हुआ जनवरी, इसका आयोजन जनवरी 2024 इसमें इसका आयोजन। अब आयोजन हुआ हैदराबाद में, आयोजन स्थान हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में। अब आइए, ये हैदराबाद में हुआ। अब हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में आयोजन हुआ और हैदराबाद की देखिए एक है बेगम पोर्ट हवाई अड्डा, इसके अंतर्गत देखिएगा बेगम पेट हवाई अड्डा, बेगमपेट हवाई अड्डा, बेगमपेट हवाई अड्डा पर जो है ना आयोजन हुआ। मतलब देखिएगा विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन जनवरी 2024 में हुआ। हैदराबाद के अंतर्गत बेगमपेट हवाई अड्डा, इसका आयोजन इसी हवाई अड्डा के दौरान हुआ, जो कहाँ पर हैदराबाद के अंतर्गत है। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। इसके दौरान जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का जो है ना पुरस्कार दिया गया कैंप पेगोडा, कैंप पेगोडा, ये बंगलुरु में है, बंगलुरु एवं
एवं इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, एवं इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये कहाँ है? दिल्ली में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा में इसका आयोजन हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार केम्पेगौड़ा, जो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? जो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, किसका राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली, इस दोनों को सम्मिलित रूप से जो है ना सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार दिया गया आपको। आइए, सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार जो है ना स्काईवेज एयर सर्विसेज आइए, और थीम देखिए, इसका थीम है अमृत काल में भारत को विश्व से जो है ना, विश्व से जोड़ना। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जनवरी 2024 में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा में इसका आयोजन किया गया। और इसके दौरान सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार केम्पेगौड़ा, जो बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, इस दोनों को सम्मिलित रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया। अब सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार दिया गया स्काईवेज एयर सर्विसेज को दिया गया। और विंग्स इंडिया 2024 का थीम है अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। तो आज का सेशन मेरे बच्चों यही समाप्त करेंगे। और आप लोग इनको जो है ना, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे आइए आप कुछ बात करते हैं। आप लिखिए, हम कल कॉपी भी चेक करेंगे, हर एक इंसान के देखेंगे। और ये कॉपी आपको होना चाहिए 45, 46, 47 और ये वाला वीडियो अभी जाएगा 48वां के रूप में। तो ये चारों वीडियो आपके कॉपी में कल होना चाहिए, नहीं तो गर्दा उड़ा के मारेंगे। चलिए आज का सेशन यही समाप्त लेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी जवाब जरूर दीजिएगा। और आपको ये कैसा सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि क्या आप लोग को ये फायदा हो रहा है। मैं देखिए, मेरा एक ही मिशन है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप अभी घर पे मस्ती मार रहे हैं, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि जो है ना, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे बच्चों, जब समय बीत जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, वैकेंसी समाप्त हो जाएगी, आपको मान लेते किसी कारण बस किसी भी विभाग में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कितनी दुख की बात होंगे। उस समय आपको कितनी कचोट होगा कि काश आज थोड़ा सा मेहनत कर लिए रहते तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया रहता। तो वो पछताने से बेटर होगा कि अभी आप जग जाइए और अपनी समस्या को समाधान कीजिए। हमारे साथ चलिए ना, हम आपके लिए हरदम खड़े हैं, हर एक समस्या को समाधान करने के लिए हम खड़े हैं। इसी लेकर के आपकी समस्या हमारी समस्या,
हम इसीलिए सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए।